हाँ, नमस्कार। और इस नई गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो महानगरों की इस तेज रफ्तार वाली दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है। हाँ, बिल्कुल छूट गया है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो हर रोज हमारे आसपास ही कहीं न कहीं सांस लेता हुआ मिल जाता है। सही कहा आपने। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है असगर वजाहत जी द्वारा लिखी गई बहुत ही मशहूर और मैं कहूँगी बेहद मर्मस्पर्शी कहानी केक। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी का कोई ऊपरी विश्लेषण करना नहीं है। हम आज़ादी के बाद के भारतीय महानगरीय जीवन के संघर्ष, जो मध्यम वर्ग के टूटते सपने हैं, हाँ, वो बिखरे हुए सपने। जी, और उन लोगों की मानसिकता को समझेंगे जो अपने अतीत की सुनहरी यादों में पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। हमें उस घुटन और हताशा को महसूस करना है जो इस कहानी के किरदार जी रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा तफसील से कल्पना कीजिए, एक सीलन भरा मामूली और उदास सा कमरा है और उस कमरे के बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल रखी है। और वो कोई आम डाइनिंग टेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस मेज का एक पाया पूरी तरह से गायब है। उसकी जगह पर ईंटों का एक चट्टा लगाकर, मतलब उसे किसी तरह गिरने से रोका गया है। हाँ, और बाकी के पायों को टीन की पट्टियों और कीलों से बेतरतीब ढंग से जकड़ा गया है। देखने में तो वो फर्नीचर का टुकड़ा कम और किसी आदिकालीन मशीन का ढांचा ज्यादा लगती है। अब सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा है और इसी हिलती चरमराती हुई मेज पर दो लोग बैठे हैं। एक तो हमारे डेविड साहब हैं। हाँ, डेविड साहब, जो पिछले 25 सालों से दिन भर प्रूफ रीडिंग का थका देने वाला काम करते हैं और रात को भी घर आकर उसी प्रूफ के पुलिंदे को लेकर बैठ जाते हैं। और दूसरे हैं इस कहानी के कथाकार, जो अपना गुजारा चलाने के लिए महज 200-250 रुपए के लिए सस्ते जासूसी उपन्यास लिखते हैं। कहानी की ये शुरुआत ही अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा रूपक है। बिल्कुल। ये जो हिलती हुई डाइनिंग टेबल है ना, वो दरअसल उन दोनों किरदारों के हिलते हुए जीवन का, उनके अस्थिर वर्तमान का बहुत ही सटीक प्रतीक है। उनकी पूरी दुनिया उसी कमजोर मेज के इर्द गिर्द सिमट गई है। और डेविड साहब का चरित्र तो यहाँ मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत गहरे काम करता है। सही कहा। जरा उनकी स्थिति पर गौर कीजिए। वे व्यवस्था और समाज से इतने छिड़े हुए हैं, उनके भीतर इतनी कड़वाहट है कि वे अपने बॉस बासु और भ्रष्ट नेताओं का सरेआम पब्लिक ट्रायल चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक 500,000 लोगों को गोली से नहीं उड़ा दिया जाएगा तब तक सिस्टम सुधरेगा ही नहीं। हाँ, और उनका ये नजरिया उस दृश्य में बहुत अच्छे से दिखता है जब वे रात को प्रूफ पढ़ने बैठते हैं। वो अपनी नाक पर अपना चश्मा इस अजीब और आक्रामक तरीके से फिट करते हैं, जैसे कोई सिपाही मोर्चे पर जाने से पहले अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा हो। बिल्कुल। उनकी नज़र में प्रूफ की हर एक गलती उस भ्रष्ट व्यवस्था की सड़न की तरह है, जिसे वे सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में लाल स्याही के अलावा कोई ताकत नहीं है। और ये बंदूक और गोलियों वाला रूपक कहानी को अलग ही स्तर पर ले जाता है। आंखें कमजोर हो रही हैं, वो हर महीने की 15 तारीख को नया चश्मा बनवाने की सोचते हैं। लेकिन महंगाई इतनी है कि वो हमेशा उनके बजट से बाहर रहता है। और इसी घुटन के बीच एक और किरदार की एंट्री होती है, उनकी मकान मालकिन मिसेस डिसूजा, जो खुद घर के दोनों कमरे किराए पर देकर एक घुटन भरी किचन में खटोला डालकर सोती हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन तीनों किरदारों के जरिए आज़ादी के बाद के भारत में खोखले होते जा रहे सपनों को दिखाया गया है। मिसेस डिसूजा का दिखावा देखिए। हाँ, वो मामूली पतली दाल को सूप कहती हैं और उबली सब्जियों को बॉइल्ड वेजिटेबल्स। और रोटी को ब्रेड, मतलब वो गरीबी के भोजन को अंग्रेजी खाना साबित करने पे तुली हैं। दीवारों पर अपनी जवानी की तस्वीरें टांग रखी हैं, जहां वो अंग्रेज अफसरों के साथ खड़ी हैं। भले ही वो अफसर शक्ल से बिल्कुल हिंदुस्तानी दिखते हों। बिल्कुल। मिसेस डिसूजा अंग्रेजियत का लबादा ओढ़कर अपने वर्तमान की कंगाली छुपाना चाहती हैं। डेविड साहब सिस्टम का रोना रोते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म क्लास स्ट्रगल है जो उस टूटी मेज पर हर रोज लड़ा जा रहा है। और ये मानसिक संघर्ष तब और गहरा हो जाता है जब डेविड साहब अतीत की यादों में जाते हैं। जब वो सीतापुर के बचपन के किस्से सुनाते हैं तो उनकी कड़वाहट अचानक गायब हो जाती है। वो थके हुए प्रूफ रीडर से वापस भव्य कोठी के छोटे दीपक बाबा बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिविल लाइंस की कोठी के लोहे के फाटक में 1930 मॉडल की चमचमाती फोर्ड गाड़ी मुड़ रही हो। फाटक पर पीतल की नेम प्लेट है, पीटर जे डेविड, डिप्टी कलेक्टर। जहां फल के बाग हैं, टेनिस कोर्ट है, बावर्दी चपरासी हैं, वहां डाइनिंग टेबल ईंटों पर नहीं टिकी है। और फिर वो पिकनिक वाला खास किस्सा, जब दीपक बाबा ने आत्मविश्वास के साथ
जमुना नदी की ढलान पर वो भारी फोर्ड गाड़ी चढ़ा दी थी। ड्राइवर इस्माइल खान के पसीने छूट गए थे। और उनकी इस बहादुरी पर जॉली नाम की उस अंग्रेज लड़की ने उन्हें एक किस देने का वादा किया था। जब वो ये सुनाते हैं तो उनकी आवाज में ऐसा नशा होता है जैसे आज भी उसी कोठी के लॉन में खड़े हों। अगर इस स्थिति को बड़े प्रदर्शी से जोड़कर देखा जाए तो अतीत की ये यादें उनके वर्तमान की सबसे क्रूर त्रासदी बन जाती हैं। एक तरफ 1930 की फोर्ड गाड़ी और रुतबा, और दूसरी तरफ आज डीटीसी बसों के धक्के। और ये कुंठा तब और भयानक होती है जब वे मिर्जापुर वाले अपने क्लास फेलो का जिक्र करते हैं, जिसने 10 रुपए बीघे में जमीन ली और आज वो पोल्ट्री फार्म का मालिक है, जीप है उसके पास। जब डेविड साहब उसकी दौलत की कहानी सुनाते हैं तो ऐसे खुश होते हैं जैसे वो फार्म उन्हीं का हो। लेकिन अंत में यथार्थ का झटका लगता है। वो खिसिया कर कहते हैं कि मेरी किस्मत में तो मिर्जापुर का पोल्ट्री फार्म नहीं, मिसेस डिसूजा का किराएदार होना लिखा था। ये तुलना उन्हें दीमक की तरह खा रही है। और ये कुंठा केवल दिमागी नहीं है, उनका शरीर भी टूट रहा है। प्रेस के शोर में पीले कागज पर प्रूफ पढ़ना, आंखों की मसाज करना। और मिसेस डिसूजा के ताने, पूरे मोहल्ले में उन्हें नामर्द घोषित कर रखा है क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की। इतनी थकान और निराशा के बीच कहानी में जीवन की एकमात्र रोशनी की किरण आती है, और वो है केक। केक इस कहानी का सबसे जटिल प्रतीक है। इसे सिर्फ एक मिठाई समझना बेवकूफ़ी होगी। ये डेविड साहब की खोई हुई दुनिया का केंद्र है। कहानी में केक बनने का जो वाकया है वो हास्यास्पद भी है और गहरा भी। कथाकार दिल्ली नया नया आया था, तब डेविड साहब ने अपने जन्मदिन पर 70 रुपए का भारी बजट बनाकर केक बनवाने का फैसला किया। उस जमाने में 70 रुपए, वो खुद खारी बावली गए सामान लेने। चुन चुनकर मैला और मेवे लाए, तराजू पर तौला, और फिर बेकर पर उन्हें इतना गहरा शक था कि वो सामान चुरा लेगा कि उन्हें किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी। मिसेस डिसूजा ने कहा कि वो बैठ जाएंगी दुकान पर उन्हें उन पर भी रत्ती भर भरोसा नहीं था। तो आखिरकार डेविड साहब ने खुद ऑफिस से छुट्टी ली, दिहाड़ी का नुकसान किया और बेकर की भट्टी के सामने तपती गर्मी में पूरा दिन बैठकर वो केक बनवाया। इसके बाद की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो और भी हैरान करने वाली है। केक तो बन गया, लेकिन अब उसे मिसेस डिसूजा के घर के चूहों से कैसे बचाएं? हाँ, तो कथाकार का जो लोहे का टीन का बक्सा था उसे खाली करवाया गया, सारे कपड़े निकालकर तौलिए में लपेट दिए गए और उस सुरक्षित बक्से में केक रखा गया। और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो यह साफ है कि वो केक डेविड के लिए अपनी खोई हुई हैसियत, वो डिप्टी कलेक्टर वाली अंग्रेजियत को वापस मुट्ठी में पकड़ने का एक हताश प्रयास था। बिल्कुल, उनकी जीवन में अपनी मर्जी चलाने का और कोई मौका बचा ही नहीं था। ऑफिस में बॉस की डांट, घर में डिसूजा के ताने, इसलिए छुट्टी लेकर अपनी शर्तों पर केक बनवाना उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट बन गया था। सीतापुर के बचपन से उन्हें 2 ही चीजें पसंद थीं, एक जॉली और दूसरा शाही केक। जॉली तो कैप्टन से शादी करके चली गई, लेकिन केक अभी भी उनके कंट्रोल में था। वो कहते भी हैं कि केक की शादी तो नहीं हो सकती ना। ये केक उनके भीतर जिंदा दीपक बाबा का आखिरी प्रतीक है। लेकिन ये झूठा रुतबा सिर्फ उस बंद कमरे तक नहीं रहता। कहानी में जब वो घुटन से तंग आकर ग्रेटर कैलाश मार्केट की चकाचौंध की तरफ जाते हैं, वो दृश्य बहुत नाटकीय है। कथाकार अपने पुराने जूतों पर इतनी पॉलिश करता है कि चेहरा दिखने लगे, और वहां पहुंचकर पब्लिक पेशाब खाने में बाल संवारते हैं, कपड़े ठीक करते हैं और एक बिल्कुल नकली आत्मविश्वास ओढ़ लेते हैं। महंगी कन्फेक्शनरी दुकानों के सामने ऐसे अकड़ कर चलते हैं जैसे उस इलाके के मालिक हों। और जब एक दुकानदार मुस्कुरा देता है तो डेविड साहब भड़क जाते हैं, बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेजी में उसे डांटते हैं और ऐसे केक की मांग करते हैं जिसका नाम दुकानदार के परदादा ने भी ना सुना हो। ये उस क्लास स्ट्रगल का चरम बिंदु है। वो दुकानदार पर नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर गुस्सा निकाल रहे हैं जिसने एक डिप्टी कलेक्टर के बेटे को हाशिए पर धकेल दिया है। जेब में बस के टिकट के पैसे हैं, लेकिन रवैया सत्ता के शिखर वाले एलीट वर्ग का है। ये खुद को ये जताने का छलावा है कि वे अभी भी उस दुनिया का हिस्सा हैं। लेकिन रात के अंधेरे में लौटते वक्त ये भ्रम टूट जाता है। ओखला और मथुरा रोड पर कथाकार बालू से लदे ट्रकों को गुजरते देखता है जिन पर बेसूद मजदूर सो रहे हैं। जो कभी किसान थे आज शहर की निर्माण सामग्री पर सो रहे हैं। और तभी वो ट्रक राजदूत होटल के सामने से गुजरता है। कैबरे और महंगे रेस्टोरेंट्स की नियॉन लाइट्स जगमगा रही हैं। और उसी होटल के सामने फुटपाथ पर कुपोषण के शिकार आदमी जमीन पर सो रहे हैं। ट्रकों की कान फाड़ देने वाली आवाज में भी उनकी आंख नहीं खुलती। यहाँ कथाकार की सोच गहरी हो जाती है। वो सोचता है
कि मजदूर अपने लिए ईंटों की दीवार क्यों नहीं खड़ी कर लेते। पर उसे एहसास होता है कि वो खुद भी उन्हीं की तरह बेबस है। यहां से पलायन की दुविधा जन्म लेती है। डेविड साहब कहते हैं, गांव लौट जाओ। लेकिन कथाकार जानता है कि भागकर गांव जाने का मतलब है एक शहरी गरीबी से निकलकर ग्रामीण गरीबी में फंस जाना। इंसान भागे तो कहाँ भागे? और इन्हीं सवालों के बीच कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आता है, जब मिसेस डिसूजा सीधे पूछती हैं कि तुम आखिर शादी क्यों नहीं कर लेते। डेविड साहब का जवाब झकझोर देता है। वे कहते हैं, मैं शादी कैसे कर लूं आंटी, 275 रुपए 21 पैसे में एक पेट नहीं भरता। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि जब मैं मरूं तो अपने पीछे एक गरीब औरत और 2-3 ऐसे प्रूफ रीडर छोड़कर जाऊं जो मशीनों की आवाज के बीच अपनी आंखें फोड़ा करें। ये उनकी नितांत ईमानदारी और आत्मा की पीड़ा है। तमाम दिखावे के बावजूद वो अपनी जमीनी हकीकत पहचानते हैं और किसी और को इस नर्क में नहीं झोंकना चाहते। पर वो कथाकार को एक बहुत प्यारी सलाह देते हैं। कहते हैं कि गांव जाकर अपनी खेत के पास एक कच्चा घर बनाओ, घास फूस का छप्पर डालो और उस पर लौकी की बेल चढ़ा दो। शांति से भैंस पालो, मुर्गियां रखो। कम से कम वहां शहर की तरह खाने की तो रोज फिक्र नहीं होगी। ये लौकी की बेल और कच्चा घर उस सच्चे सुकून का प्रतीक है जिसे इस महानगर की अंधी दौड़ ने निगल लिया है। कहानी के अंत में कथाकार माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहता है कि जब आप गांव आएंगे तो आपके लिए बहुत सारे अंडे मिलाकर केक बनाया जाएगा। और इस पर डेविड साहब जोर से हंसने लगते हैं। वो हंसी उस थके हुए प्रूफ रीडर की नहीं थी, वो बिल्कुल बच्चों जैसी मासूम हंसी थी। वो दीपक बाबा की हंसी थी जो आज भी उनके भीतर जिंदा है। ये कहानी बिना किसी उपदेश के मानवीय संवेदनाओं को छू लेती है। और आज के दौर में अगर हम सोचें तो क्या हम सब भी किसी न किसी ऐसे ही केक के पीछे नहीं भाग रहे हैं? बिल्कुल। आज वो 70 रुपए का केक नहीं है, शायद सोशल मीडिया की वो झूठी जीवन शैली है, दिखावे का स्टेटस है जो हमारी पहुंच से दूर है। और उस आभासी ग्रेटर कैलाश को पाने की होड़ में हम उस कच्चे घर और लौकी की बेल जैसे साधारण सुकून को अनदेखा कर रहे हैं। हमारी जिंदगी की मेज भी ईंटों के सहारे ही हिल रही है। ये सच में एक बहुत विचारणीय सवाल है जो इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाता है। सही कहा आपने। तो आज इस कहानी को गहराई से खंगालने का बेहतरीन मौका मिला। इस पूरी चर्चा को सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और कहानियों और उनके विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।